अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपकी साइकोलॉजी की क्लास है और हम लेसन पढ़ने से पहले आज टीएमए पे फोकस करेंगे। ठीक है, टीएमए का मतलब है ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट। ये परसेंटेज आपकी बांट दी गई है, 60% इसमें आपका एग्जाम आएगा और 40% में से आपका टीएमए होगा। टीएमए यानी कि रिटन असाइनमेंट, जो आप बुक में से देख के बना सकते हैं। सिर्फ 6 क्वेश्चंस हैं जिनको सॉल्व करके एक फाइल बना के आपको जमा करना है। उसका पैटर्न क्या होगा, किस तरह से सवालात सॉल्व किए जाएंगे, या सवालात क्या हैं, सवालात का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आंसर्स आपको वो आपको बुक में से ढूंढ के लिखने हैं। अब जितनी आपकी बुक है उसमें से 16 लेसन जो हैं आपके वो एग्जाम में आएंगे और 11 लेसन उसमें से ऐसे हैं जो आपको टीएमए के लिए मिले हैं। ठीक है, आपको सिर्फ उसमें से असाइनमेंट बनाना है। तो आपको एग्जाम के लिए सिर्फ 16 लेसन ही तैयार करने हैं। तो पूरी बुक आपकी एग्जाम में नहीं आने वाली। 11 लेसन ऐसे हैं जो आपकी असाइनमेंट में आएंगे, जो आप खुद पढ़ के घर पे इत्मीनान से बैठ के सवालों के जवाब ढूंढ के लिख सकते हैं। वो भी मैं आज आपको समझाऊंगी कि आंसर आपको किस तरह से ढूंढने हैं। ठीक है, तो एक बात तो ये हो गई। दूसरे यहाँ पे जो हम पढ़ाई करेंगे वो करेंगे सिर्फ उन्हीं लेसन्स की जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। लेकिन अगर आपको बाकी के 11 लेसन्स में से भी अगर कोई मसला होता है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी भी क्लास में आप कोई परेशानी है, कोई मसला है, समझ में नहीं आ रहा है कोई लेसन, एज अ नॉलेज, सिर्फ मान लीजिए टीएमए भी हो गया आपका, फिर भी आप नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं वो लेसन्स और फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता, तब भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो पूछने से पहले नहीं घबराना है। और दूसरी बात, जब आपसे कोई सवाल किया जाए तो जवाब देने से पहले भी नहीं घबराना है। आप गलत जवाब भी देंगे तो कोई मसला नहीं है, बल्कि मैं चाहती हूँ कि आप जो भी आपके दिमाग में उल्टा सीधा जवाब आए आप वो दें। ठीक है, क्योंकि गलत देंगे तभी सीखेंगे। ठीक है, चलिए तो आज हम देखते हैं कि आपका ये जो 20 नंबर का असाइनमेंट है, जो कि एक तरह से मुफ्त के मार्क्स हैं आपके, आप खुद ही उसको सॉल्व करेंगे और जमा कर देंगे और 20 के 20 नंबर आपके हाथ में है ना। बाकी आपका एक जो एग्जाम होगा वो अलग होगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका ये टीएमए है इसमें टोटल 6 सवालात हैं और सवालात को सॉल्व करने से पहले यहाँ कुछ बातें लिखी हैं जिनको पढ़ लेना जरूरी है। तो सभी सवालात का जवाब देना जरूरी है। हर एक सवाल के नंबर उसके सामने दे दिए गए हैं इस तरह से कि कौन सा सवाल कितने नंबर का है, उसका आंसर कितने अल्फाज में देना है, ये सब भी इसके अंदर बता दिया गया है। तो जो कम मार्क्स का क्वेश्चन है उसका आपको 2-3 लाइन में आंसर देना है। जितने भी वर्ड लिमिट उसमें लिखी हुई है उस हिसाब को आपको उसका आंसर लिखना होगा। दूसरे, जवाबी शीट के पहले सफ़े पर अपना नाम, इंदराज नंबर, मरकज मुताला का नाम और मजमून, ये 5 चीजें नाम, अपना एनरोलमेंट नंबर, आपका जो सेंटर है उसका नाम और आपका कौन सा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का नाम और उसका कोड। जैसे आपका साइकोलॉजी का कोड है 222। ठीक है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि कैसे। तो सबसे पहले हम उसी को देख लेते हैं। आपको इस तरह से पहले एक पेज जो है प्रिंट आउट निकलवा के, या अगर आप टाइप करने की महारत रखते हो तो टाइप भी कर सकते हैं। इस तरह से पहला पेज आपको बनाना है। इसमें आपको ऊपर लिखना है ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट, यानी कि ट्यूटर ने जो आपको पढ़ा रहे हैं एनआईओएस वाले उनकी तरफ से ये असाइनमेंट आपको मिला है, तो ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, यस, देखिए NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। आप जिस इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं आपको उसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप ये प्रिंट आउट निकलवाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ये सारी डिटेल्स पहले से फिल्ड हैं, अगर आप इसी को डायरेक्ट प्रिंट आउट निकलवा रहे हैं तो। सबसे पहले बारी आती है यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर की। आपने जब एडमिशन लिया तो आपको एक एनरोलमेंट नंबर आपके आई कार्ड पे रिलीज होके मिला होगा, है ना। वो एनरोलमेंट नंबर बहुत ही साफ अल्फाज में आपको यहाँ पर फिल करना है बॉल पेन से। ठीक है, जेल पेन आप लोग असाइनमेंट्स में मत यूज कीजिएगा, क्योंकि जेल पेन का यूज करना काफी रिस्की होता है। पानी वानी में भीग जाने से वो पूरा मिट जाता है। ठीक है, ब्लैक, ब्लू, जो भी आप पेन यूज करें, मैं तो कहूंगी कि दोनों यूज करें। ठीक है, क्वेश्चंस के लिए ब्लैक और आंसर्स के लिए ब्लू पेन। ठीक है, और दोनों ही बॉल पेन होने चाहिए। तो ये मान लीजिए आपका कुछ एनरोलमेंट नंबर है, जैसे मिसाल के तौर पे मैं कुछ भी डाल देती हूँ, जरूरी नहीं है एनरोलमेंट नंबर हो। तो एक एक लफ्ज जो है आपका साफ सुथरा होना चाहिए। ये मैं स्क्रीन पे लिख रही हूँ तो उतनी अच्छी राइटिंग नहीं आ रही, लेकिन आप अपनी बेस्ट राइटिंग में इसको लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद आप अपना पूरा नाम लिखेंगे। यहाँ पे नाम आ जाएगा, जैसे मिसाल के तौर पे मैं लिख देती हूँ कोई एक नाम, फॉर एग्जाम्पल
एग्जाम्पल मैंने लिखा है इकरा अंसारी, तो आप देख रहे हैं मैंने कैपिटल से लिखा है, आप भी कैपिटल से लिखिएगा। आप अगर कोई आपकी क्लास में इकरा नाम की बच्ची है तो उसकी तरफ मत देखिए, ठीक है, बोर्ड पे ही देखिए आप। तो इस तरह कैपिटल लेटर्स में अपना नाम लिखना है आपको, ठीक है। अगर दो नाम है आपके, जैसे फॉर एग्जांपल सरनेम भी है कोई, तो ऐसे गैप दे के लिखेंगे दूसरा नाम कैपिटल से ही। इसके बाद फादर्स नेम, जो भी आपके फादर का नाम है वो यहाँ पे पूरा कैपिटल लेटर से लिखेंगे। उसके बाद आपकी क्लास, यहाँ पे ये टाइप्ड है, अगर टाइप नहीं मिल रही है आपको उस पेपर में तो आप ये लिखेंगे कि सेकेंडरी 10th। इसके बाद मीडियम आपका जो भी है, अब जरूरी नहीं है सबका उर्दू मीडियम हो, कुछ मदरसे ऐसे हैं जिनका हिंदी मीडियम भी है और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका इंग्लिश मीडियम है, तो आप लोग यहाँ अपना मीडियम वही लिखेंगे जो आपने फॉर्म में फिल किया है। आपको जो भी स्टडी सेंटर मिला होगा उसका नाम यहाँ पर लिखना है। आपके अलग अलग स्टडी सेंटर्स हो सकते हैं, वो आपके आईडी कार्ड पे लिखे हुए होते हैं, वो लिखना है। जैसे मिसाल के तौर पर, अच्छा खैर देख रहे हैं आप, जैसे ये एक आईडी कार्ड है तो यहाँ पे स्टडी सेंटर का कोड भी लिखा हुआ है कि स्टडी सेंटर का कौन सा कोड है, और यहाँ पे लिखा हुआ है स्टडी सेंटर का नाम। तो ऊपर आपको नाम लिखना है और नीचे कोड की जगह दी गई है उसके अंदर असाइनमेंट के पेपर में, तो आपको वो फिल करना है, ठीक है। आपका यहाँ पे सारी डिटेल्स दी हुई होती हैं, आपको कहीं इसको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको अपने आई कार्ड पे मिल जाएंगी सारी डिटेल्स, ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आ गया। यहाँ पे अपने स्टडी सेंटर का नाम लिख देंगे, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे स्टडी सेंटर, यहाँ नाम आ जाएगा और यहाँ कौन सा कोड है, क्योंकि हर स्टडी सेंटर का अपना अलग कोड होता है, तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सब्जेक्ट। देखिए ये तो साइकोलॉजी के लिए स्पेशल बनाया गया है, तो इसलिए इसमें लिखा हुआ है साइकोलॉजी, लेकिन जरूरी नहीं है आप सिर्फ साइकोलॉजी का असाइनमेंट बनाएं, अलग अलग असाइनमेंट बनाएंगे। उसके लिए आपको हर असाइनमेंट के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए इसी तरह का प्रिंट आउट निकालना होगा। तो उसमें आप ये साइकोलॉजी नहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको, आप अपना सब्जेक्ट खुद फिल करेंगे, ठीक है। अगर साइकोलॉजी का है तो साइकोलॉजी लिखेंगे और कैपिटल से लिखिएगा, और अगर इंग्लिश का है फॉर एग्जाम्पल तो इंग्लिश लिखेंगे, उर्दू का है तो उर्दू लिखेंगे। तो आज मैं क्योंकि साइकोलॉजी का बता रही हूँ तो यहाँ पे मैं इसीलिए बता रही हूँ कि साइकोलॉजी लिखेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट कोड, जैसे मैंने आपको पहले बताया साइकोलॉजी का सब्जेक्ट कोड है 222, जो आपकी बुक पे लिखा हुआ है। आपके सभी सब्जेक्ट की बुक पे यहाँ कोने में कोड लिखा हुआ होता है, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा, वो आपको लिखना है। इसके बाद अपना कॉन्टैक्ट नंबर, आपका कोई भी फोन नंबर जो आपने अपने फॉर्म में फिल किया हो वही नंबर आप इसमें भी लिखेंगे, ठीक है। अगर इन केस आपको एक और एक्स्ट्रा नंबर देना है तो कॉमा लगाएंगे और दूसरा नंबर भी यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। इतनी बात सबको क्लियर हो गई, समझ में आ गई? तो हम यहाँ थे, ठीक है। अब ये हमारी समझ में आ गया कि जवाबी शीट का पहला सफा कैसे भरेंगे। पहली बात हमें समझ में आ गई कि सारे क्वेश्चंस करने हैं। अच्छा, सारे में भी कितने सारे करने हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगी। हर क्वेश्चन में चॉइस है, हर क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 उसमें 2 दे रखे हैं, 1 करना है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 उसमें भी 2 दे रखे हैं, उनमें से 1 करना है। इसी तरह से 6 क्वेश्चन हैं, तो 6 की जगह सिर्फ 6 ही नहीं है बल्कि 12 क्वेश्चन हैं। हर क्वेश्चन में चॉइस है, ठीक है, 2 में से कोई 1 करना है, तो इस तरह से है। तो आपको कम से कम 6 सब में से, सब सारे क्वेश्चंस में से 1-1 आपको जरूर करना है, जो भी आपको ज्यादा बेहतर तरीके से आसान लग रहा हो या करना आ रहा हो, ठीक है। तो सभी सवालों के जवाब देने जरूरी हैं और सबके नंबर सामने लिखे हुए हैं, साथ ही साथ इसके वर्ड लिमिट भी लिखी हुई है। तो ये वाली बात भी समझ में आ गई, और जवाबी पर्चा शुरू में हमें अपना नाम वगैरह कैसे लिखना है ये भी समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। यहाँ आता है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। ये है क्वेश्चन नंबर 1, ये है 2 नंबर का, और इसमें हमें 40 अल्फाज में हमें इसके जवाब देने। अब हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं, या तो हम ये वाला कर लें ऊपर वाला, या फिर हम ये वाला कर लें। साथ के साथ इसमें एक चीज और कि आपको ये भी दिया गया है कि ये क्वेश्चन जो है वो किस सबक से लिया गया है। तो ये आपके लिए बहुत ही आसानी की बात है, आपको ढूंढने में मसला नहीं होगा कि पूरी किताब में हम आंसर कहाँ ढूंढें। तो सबसे पहला सवाल है यहाँ पर नफ्सियात की फितरत, बल्कि इसके लिए आपको बुक में वर्ड मिलेगा नौइयत। नफ्सियात की नौइयत और मौजूए मवाद क्या है, और नफ्सियात का मुताला इंसानी बर्ताव और जहनी अमलकारी की हमारी समझ में किस तरह मुआविन होता है। अगर आपको याद हो तो लेसन नंबर 1 मैंने आपको जब पढ़ाया था तो पेज नंबर 2 खोलिए सब बच्चे, बुक का जो लेसन नंबर 1 है उसका दूसरा पेज खोलिए आप। तो वहां पे शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि नफ्सियात की नौइयत क्या है।
नफ्सियात में हमने देखा था कि वो नफ्सियात एक मुताला है जिसके अंदर उसके अंदर 3 चीजों का मुताला किया जाता है। देखिए हम कह सकते हैं नफ्सियात ज़हनी आमाल, तजुर्बात और रवैयों का साइंटिफिक मुताला है, चाहे ये मख्फी हो या गैर मख्फी, यहां तक आ जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद अगर आपको उसकी ये आ गया, ये तो आ गया आपका, इसकी तारीफ आ गई, ठीक है, इसकी नौइयत क्या हो गई, मौजूए मवाद क्या हो गया, ठीक है, ये वाली चीज आ गई। अब इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन एक और जोड़ के दिया गया, देखिए 2 नंबर का सवाल है, 40 अल्फाज में देना है, तो इससे हम ये समझ लें कि हमें इसे सवाल के को ही 2 जगह बांटना पड़ेगा, आधा जवाब हमें इसका देना होगा और आधा जवाब हमें इसका देना होगा, ठीक है। तो आधे में, क्योंकि ये वाली चीज हमें ज्यादा लंबी नहीं देनी, तो हम हो सकता है 15 अल्फाज में, 20 अल्फाज में हमारा ये हो जाए और बाकी के अल्फाज हम इसके लिए इस्तेमाल करें। नफ्सियात का मुताला इंसानी बर्ताव और ज़हनी अमलकारी की समझ में हमारी मदद किस तरह करता है। तो हमने देखा था कि जब हम इंसान की, देखिए पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। नफ्सियात का मुताला इंसानी बर्ताव, ज़हनी अमलकारी में की समझ में हमें किस तरह मदद करता है। तो हमने ये पढ़ा था कि इंसान का बर्ताव को जब हम समझते हैं तो उसको बर्ताव को समझने के लिए पहले क्या करना होगा, उसके अंदर कौन सी चीजें हमें देखनी होंगी। हमने देखा था ना, इसके अंदर कुछ गैर पेचीदा अमाल थे, कुछ पेचीदा अमाल थे, है ना, जैसे बातचीत करना या कोई सम सॉल्व करना या तकरीर देना, इस तरह के अमाल थे जिनका हम मुताला करके किसी के बिहेवियर को पता लगा सकते हैं। तो नफ्सियात में इसके कुछ तरीके भी हमें बताए गए थे, जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है इसका आंसर, ये फर्द के जज्बात, ख्यालात, अमल को समझने में मददगार है। नफ्सियात जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं जैसे सीखने, जज्बाती मसाइल, समाजी ताल्लुकात को बेहतर बनाने में मदद देती है और इंसानी रवैये की पेशनगोई और मसाइल को हल करने के लिए हमारे, तो इसके अंदर देखिए जब हमें एक इंसान के रवैये के, उसके तजुर्बात और उसकी तमाम चीज़ों के बारे में पता चल गया तो हम ये बता सकते हैं कि आइंदा आने वाले वक्त में उसका रवैया किस तरीके का होगा। तो बेसिकली ये हमारी पेशेंटगोई करने में हमारी मदद करती है। यहाँ मेन टर्म इसका ये वाला आ गया, ठीक है। कैसे मदद करता है, तो पहले हम उसमें तीनों चीजें देखते हैं, इंसान के जज्बाती मसाइल, समाजी तौर पर, जज्बाती तौर पर, उसके जहनी अमाल के तौर पर। जब हम इंसान को समझ लेते हैं तो फिर आगे उसका अमल किसी और हालात में किस तरीके का होगा ये हम बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। इसका आपको कुछ आंसर इधर वाले इस पे भी मिल जाएगा, जहाँ नफ्सियात का दायरा कार है ना, उसमें भी आपको इसका काफी कुछ मिल जाएगा। इसको आपको अपने अल्फाज में लिखना होगा, ठीक है। ये आपका बेसिकली अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन है कि आपकी समझ में कितना आया, ठीक है। समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन आपको, बताइए समझ में आया, यस और नो? यस मैम। ओके गुड। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपका किस चैप्टर से लिया गया? मेमोरी वाला 5th है शायद, नहीं उर्दू वाले में सब में नहीं लिखा हुआ था। अब इसके अंदर चॉइस है आपके पास, जैसे मैंने आपको बताया हर क्वेश्चन जो है उसके अंदर 2 क्वेश्चंस हैं। अगर आपको ये ज्यादा आसान लगता है तो आप ये वाला कर लें, वरना अगर आपको ये ज्यादा आसान लगता है तो आप ये कर लें, दोनों में से कोई एक करना है आपको। तो दूसरा क्वेश्चन है याददाश्त हाफजे की अक़साम क्या है? अपने रोजमर्रा के तजुर्बात में याददाश्त के इस्तेमाल करने की मतलूबा सरगर्मियों की एक फहरिस्त तैयार कीजिए, उन्हें मुख्तलिफ याददाश्त की अक़साम में जुमराबंद कीजिए। अब आपको ये करना है कि सबसे पहले तो आपको बताना है इसको, इसमें भी हाँ ये लेसन नंबर 6 से लिया गया है आपका। लेसन नंबर 6 में आपका मेमोरी के ऊपर पूरा लेसन है आपका, उसके अंदर हाफजे के ऊपर बात हुई है कि हाफजा क्या होता है, मेमोरी क्या होती है, याददाश्त हमारी कैसे बनती है और याददाश्त की अलग अलग याददाश्त कितनी किस्म की होती है। तो उसके अंदर पढ़ाया गया है कि 3 किस्म की आपकी मेनली याददाश्त होती है। पहली होती है आपकी हिस्सी, आपका होता है हिस्सी हाफजा। इसके अंदर ये होता है कि जो चीजें आप फौरन तौर पे देख रहे हैं, फौरी तौर पर आप 1 या 2 सेकंड के अंदर उन चीजों को भूलते रहते हैं।
तो ये होती है आपकी ये आप जो अपनी हिस्सियात से चीजें महसूस करते हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हर वक्त आपके कान में कोई आवाज आ रही है, आपको हर वक्त कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ ना कुछ आप टच कर रहे हैं, तो फौरी तौर पर जो आप चीजें देखते रहते हैं वो सब करते हैं, वो फौरन आपको भूलते भी जाते हैं। आप मान लीजिए कहीं रास्ते से गुजर रहे हैं और आपको बहुत सारी चीजें दिखी, तो ऐसा नहीं है आपको कुछ दिख नहीं रहा, आपको दिख भी रहा है, लेकिन अगर आपका दिमाग उसको ये देख रहा है कि वो गैर जरूरी है तो फौरन के फौरन वो डिलीट भी होती रहती हैं। लेकिन कोई अगर अहम चीज आपको दिख जाए तो फौरन वो हमारी मुख्तसर मुद्दती याददाश्त में यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में हमारी वो चली जाती है। तो इसको हम कहते हैं सेंसरी मेमोरी। ठीक है, सेंसरी मेमोरी। दूसरी आपकी है इसके अंदर, ये है नंबर 2, इसको कहते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी। मिसाल के तौर पे आपको हर टाइम कुछ ना कुछ आवाज आ रही है, लेकिन आप मान लीजिए आप फोन पे बात करने लगे तो आपको लगे कि ये आवाज जो पंखे की पहले से आ रही थी जिसको आप इग्नोर कर रहे थे, आपको आवाज तो आ रही थी ना, आपको पता था ना शोर है कहीं पे, आपसे कोई पूछे कि कैसा रहा, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम सुनते रहते हैं और इग्नोर करते रहते हैं, तो वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी का हिस्सा बनती है, लेकिन 1-2 सेकंड के अंदर हम उनको, मैक्सिमम 3 सेकंड के अंदर हम उसको भुला देते हैं। ठीक है, तो ये होती है हमारी सेंसरी मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी वो होती है जो हमारी मालूमात को, जो चीजें हमारी हिस्सियात से यहां तक पहुंच गई और फिर उसने उसको प्रोसेस कर लिया, मतलब उसको हमने थोड़ा सा इंपॉर्टेंट समझा। बहुत सारी चीजें हमें दिख रही हैं लेकिन किसी चीज पे हमारी नजर टिकती है सिर्फ, और जो नजर टिकती है तो फिर वो हमारी याददाश्त तक जाती है, अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो महफूज हो जाती है, वरना आधा घंटे के अंदर वो हमारे जहन से निकल जाती है। ये जैसे फोन नंबर वगैरह, मान लीजिए किसी की कॉल आई, होता है ना ऐसा, किसी अननोन नंबर से कॉल आई, मिसाल के तौर पे कल की बात है, मेरे अब्बू के नंबर पे एक ऐसी अननोन नंबर से कॉल आई, उन्होंने फोन देखा और उसको रिसीव नहीं किया क्योंकि वो अननोन कॉल थी, है ना, उसको जब उसको अब्बू ने सर्च किया तो वो कोई गलत कॉल थी, ऐसी थी किसी, वो जो जबरदस्ती लोग करते रहते हैं उस तरह की। उसके बाद मेरी अम्मी के आधा घंटे के बाद मेरी अम्मी के नंबर पे कॉल आई, सेम उसी नंबर से, तो मेरे अब्बू कह रहे हैं तो वही कॉल है जो मेरे नंबर पे भी आई थी। क्या उनको वो नंबर याद हो गया था? आपको क्या लगता है, क्या वो नंबर अब्बू को याद हो गया होगा? नहीं, बल्कि वो सिर्फ पहचान में आ गया था अब्बू की। अगर वो 3-4 दिन बाद इस तरह से कॉल आती तो उसको नहीं पहचान पाते, लेकिन क्योंकि थोड़ी देर पहले ही आई थी तो हमारी अब्बू की शॉर्ट टर्म मेमोरी में वो याद रह गई, और फिर जब वो अब्बू ने दूसरे नंबर फोन पे देखा तो पता चला कि ये अरविंद केजरीवाल का स्पैम नंबर है, वो गलत था, वो था नहीं उसका जिस तरह से लोग करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी। इसके बाद एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी, जिसको हम कहते हैं तवील मुद्दती याददाश्त। इसके अंदर हमारी सारी मेमोरी होती है जो बचपन से अब तक हम जिसको सबसे ज्यादा महफूज रखते हैं ना जहन के किसी गोशे में, वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, और इसकी टाइम लिमिट 3 महीने से ज्यादा, 2 महीने या 3 महीने से ज्यादा होती है, और लाइफ लॉन्ग भी हो सकती है वो। जैसे आपको अपने घर का पता होगा, आपका अपना नाम होगा, अपने पेरेंट्स याद रहते हैं हमेशा, या आपने बचपन में जो आपकी याददाश्त है, बहुत से आपको ऐसे वाकयात याद रहते हैं, मेमोरीज होती हैं आपकी, वो ये सब लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा होते हैं। ठीक है, तो 3 टाइप की आपकी मेमोरी हो गई। अब इसमें वो सरगर्मियां रोजमर्रा में जो होती हैं आपकी, तो रोजमर्रा में तो हर चीज दिखती है आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए तो आप ये कह सकते हैं कि आप गुजर रहे हैं और रास्ते में आपको जो कुछ नजर आ रहा है वो आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी में आ गया, जो आपको दिख रहा है। मान लीजिए आप रास्ते से गुजर रहे हैं, कोई ठेला दिख गया, कोई आपको फल की दुकान मिल गई, कोई जूस कॉर्नर दिख गया, कोई हॉस्पिटल दिख गया, किसी नई जगह पे भी आप गुजर रहे हैं, तो आपकी नजर इधर उधर रहती है, आप कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। और अगर वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मान लीजिए आप किसी का घर ढूंढ रहे हैं, कोई हॉस्पिटल आप ढूंढ रहे हैं किसी नए इलाके में, तो आप सब कुछ देखते रहेंगे और सब पे आपकी ध्यान आप तक नहीं जाएगा। लेकिन अगर हॉस्पिटल आपको दिख गया है तो वो आप एकदम उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाएंगे। तो जिन चीजों पे आप मुतवज्जो नहीं हो रहे, ये सब आपकी हो गई शॉर्ट टर्म मेमोरी। इसके बाद सेंसरी मेमोरी हिस्सी। इसके बाद फोन नंबर का याद रखना, जैसे कि मैंने अभी इतनी लंबी चौड़ी मिसाल दी, ये आपका हो गया मुख्तसर मुद्दती याददाश्त का। इसके बाद कुरान की आयत दोहराना, या इसके अलावा भी आप कोई और मिसाल दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका तवील मुद्दती याददाश्त यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी। आपने कुरान की कोई सूरा याद कर ली और फिर आप उसको दोहरा रहे हैं,
या कई दफ़ा ऐसा होता है आपके अपने अम्मा अब्बा से पूछिएगा, उन्होंने कभी बचपन में कोई सबक पढ़ा होगा ना, उनको आज भी याद होते हैं। जैसे मेरे अम्मी ने और अब्बू ने बचपन में कोई उर्दू की पहली किताब पढ़ी थी, उसके सबक आज तक उनको याद हैं। तो जो बचपन में हम याद रख लेते हैं चीज़ें, वो हमें हमेशा तक याद रह जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो अभी तो मैंने आपको 2 समझाए, अब मैं सोच रही हूँ आपको सिर्फ एक समझाऊं दोनों में से। ठीक है, क्वेश्चन मैं दोनों पढ़ दूंगी आपके सामने और उनमें से कोई एक समझाऊंगी जो भी आप बेहतर समझें। ग्राहम विलास की तख्लीकी सोच के मराहिल का जिक्र कीजिए। ग्राहम विलास इन्होंने तख्लीकी सोच के ऊपर यानी कि क्रिएटिव थिंकिंग के ऊपर अपनी एक थ्योरी दी थी, उसकी स्टेजेस बताई थी कि कौन कौन से स्टेप्स उसके आते हैं। तो इन्होंने कहा है वो बताइए आप कि ग्राहम विलास ने तख्लीकी सोच के कौन से मराहिल बताए। उसके बाद मसले के हल और कैफियत से ये कैसे जुड़े हैं, ये मराहिल तख्लीकी अमल में कैसे मुआविन हैं। इसका जवाब आपको, ये गलत लिखा है, सबक नंबर 1 में नहीं मिलेगा, ये आपको मिलेगा सबक नंबर 7 में। हाँ, इसका इसमें है। अच्छा, इसमें आपको ये भी पहले ये देख लीजिए आप कि किस तरह आपको आंसर लिखना है। आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर, सवाल लिखा आपने सवाल नंबर 1। अब 1 का आप कौन सा कर रहे हैं, ए कर रहे हैं या बी कर रहे हैं। सभी सवालात में ए और बी करके 2-2 दिए हैं, आपको कोई एक करना है, ये बात मैंने पहले आपको बताई थी। तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि ए, या उससे भी पहले ज्यादा अच्छा है कि आप ऊपर उसको क्लियर करके लिखें, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और उसका ये ए है। ठीक है, फिर आप सवाल लिखेंगे पूरा ऐसे ब्लैक पेन से और साफ राइटिंग में लिखेंगे। ठीक है, साफ राइटिंग में अपना पूरा क्वेश्चन लिखेंगे और फिर उसके बाद आप उसका जवाब लिखेंगे। तो अब हमारा जो सवाल है वो पिछले साल के टीएमए में भी आया था, इसलिए मैं पिछले साल का टीएमए आपको दिखा रही हूँ ये, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन आंसर्स किस तरह से लिखने हैं। ये देख तो आप रही होंगे, है ना। जैसे इस साल ये क्वेश्चन नंबर 2 का ए है, ये पिछले साल क्वेश्चन नंबर 4 में आया था, तो आप यहाँ लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और उसका ए। ठीक है, फिर आप वो पूरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख देंगे जो क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में दिया गया है उर्दू में। ठीक है, उसके बाद आप इसका जवाब लिखेंगे और जवाब पे भी आप ऐसे नंबर दोबारा से क्लैरिफाई कर देंगे, जिसमें आपका कुछ बिगड़ नहीं रहा, बल्कि उसमें और आसानी हो जाएगी। ट्यूटर जो होगा, जो उसको चेक करेगा, उसके लिए और आसानी हो जाएगी। और इस तरह से जब सिस्टमैटिक करके लिखते हैं ना हम चीजें, तो जो पढ़ने वाला है या जो चेक करने वाला है उसका दिल खुश होता है, वो नंबर थोड़े एक्स्ट्रा दे देता है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा नंबर कैसे ले, इसकी ट्रिक है ये। ठीक है, तो 20वीं सदी के मुमताज माहिर नफ्सियात ग्राहम विलास, ये माहिर नफ्सियात गुजरे, इन्होंने तख्लीकी सोच के 5 मराहिल बयान किए थे। कौन कौन से मराहिल थे वो, ये आपकी बुक में लेसन नंबर 7 में बाकायदा दिए हुए हैं। ठीक है, पहला इसके अंदर था तैयारी। जब कोई, देखिए तख्लीकियत क्या होती है, तख्लीकियत या क्रिएटिविटी क्या होती है, जब हम कोई नई चीज इजाद करते हैं, कोई नई चीज सोच लेते हैं, इसको कहते हैं क्रिएटिविटी या क्रिएटिव थिंकिंग। अब हम जो क्रिएटिव थिंकिंग करते हैं और क्या कोई नई चीज बनाने लगते हैं, कुछ नया सोच के, मान लीजिए किसी ने पहली बार पहिया बनाया, किसी ने पहली बार हवाई जहाज बनाया, किसी ने पहली बार बर्तन बनाया, मान लीजिए उसको जरूरत महसूस हुई कि खाना कैसे पकाया जाए, तो पहली बार किसी ने बर्तन बनाया, उसको बैठने में प्रॉब्लम होती है, उसने पहली बार कुर्सी बनाई, है ना। तो इसके पीछे एक सोच थी, इसके पीछे एक पूरा प्रोसेस था, कैसे कैसे ये चीज अमल में आई। तो सबसे पहले जब कोई इंसान क्रिएटिव थिंकिंग करता है तो उसका पहला मरहला होता है तैयारी का। ये पहला मरहला है जिसमें मुफक्किर किसी मसले को ज़ाब्ते में लाता है या उसूली तौर पर पेश करके उसके लिए हल के लिए करने के लाजमी मवाद और हक़ाइक़ को इकट्ठा करता है। कोई, देखिए कोई भी चीज़ जो ईजाद होती है उसके लिए पहले एक मसला होता है हमारे सामने। हम ऐसे ही बगैर मसले के कोई चीज़ नहीं, कहते हैं ना ज़रूरत ईजाद की माँ है। क्यों है? जब ज़रूरत पड़ती है तो हम सोचते हैं कि इसका हल कैसे निकालें। तो हल निकालने के लिए सबसे पहले इंसान जो है कुछ रूल्स बनाता है। रूल्स बनाने के लिए पहले तो मसला लेके आता है, फिर उसके लिए कुछ रूल्स बनाता है और फिर उसको हल करने में क्या चीजें जरूरी हैं उन चीजों को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। ठीक है, इसके बाद ये तो हो गई आपकी पहली स्टेज। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज है नमूए खफी या इंक्यूबेशन। इस मरहले में कोई मसला हल नहीं होता,
मतलब अभी तक तो हमने पहला देख लिया कि तैयारी हो गई, तो मतलब दूसरे मरहले में मसला हल हो जाएगा, बल्कि इसके अंदर तैयारी तो अभी हुई है, अब जो है वो एक तरह से जहनी आमादगी का अमल होता है। तो मसला हल नहीं होता, बल्कि जज्बाती और वकूफ़ी पेचीदगियां आ जाती हैं। इंसान सोच में पड़ जाता है कि इसको ऐसे करें, वैसे करें, करें या ना करें, किस तरह से करें, और उसमें सोच में बहुत ज़्यादा सोचता रहता है, उसके बारे में सोचता रहता है कि इसको कैसे करना है, क्या करना है, चीज़ें इकट्ठी कर ली, अब इसको कैसे असेंबल करना है, किस तरह से इस चीज़ को बनाना है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा लंबा थिंकिंग प्रोसेस चलता है। ठीक है, तख्लीकी फ़िक्र का मरहला होता है, इसको नमूए खफ़ी या इंक्यूबेशन कहते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेज है ताबनाकी या इल्यूमिनेशन। इस मरहले के दौरान बसीरत होती है, यानी कि इंसाइट, अचानक से एकदम से हल समझ में आ जाता है कि अच्छा हम इसको ऐसे हल कर सकते हैं, हम ये तरीका अपना सकते हैं। ठीक है, तो ताबनाकी के अंदर इस मरहले में बसीरत होती है, यानी कि इंसाइट होता है, और अचानक ख्याल और हल शऊर में आने लगता है, एकदम उसका आइडिया मिलने लगता है कि अच्छा ये कर लेते हैं हम। ठीक है, फिर फोर्थ है तायीन कद्र, यानी कि इवैल्यूएशन। इस मरहले में हासिल शुदा हल की तस्दीक, आजमाइश होती है। अब जो हमने हल सोचा दिमाग में, अब उसको टेस्ट करके देखते हैं कि ये हल हमारा सही आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो फिर दोबारा से इस वाली स्टेज पे चले जाएंगे और फिर सोचना शुरू करेंगे कि कैसे इस आइडिया को हम अमल में लाएं। तो फिर उसको अगर असेंबल हम कर पा रहे हैं, उसको हम हल कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे वो हो जाता है, और उसके बाद हमारा हल निकल जाता है फाइनली। और फिर लास्ट स्टेज इसकी है नजरसानी, यानी कि रिवीजन। अब इसको इंसान जिसने तख्लीकियत की है और जिसने कुछ नई चीज़ बनाई है, वो ये दोबारा से देखता है अपनी सारे स्टेप्स को कि कहीं कोई गलती तो नहीं है, सब ठीक तो है ना। तो ये जो होती है इसको कहा जाता है नजरसानी या रिवीजन। ठीक है, तो ये हो गया इसका आधा क्वेश्चन। अच्छा, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 कितने मार्क्स का है? क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 40 से 60 अल्फाज का, ये भी उतना ही छोटा लिखना है आपको, है ना। तो ये वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया उस टाइम क्वेश्चन नंबर 4 था ये, तो इसको हमने काफी लेंदी बनाया है। आपको क्या करना है, आपको शॉर्ट में लिखना होगा। आप क्या करेंगे, सिर्फ नाम लिख दीजिएगा। आप लिखेंगे यहाँ से लिखेंगे आप ग्राहम वलास के तख्लीकी सोच के 5 मराहिल मुंदरज झैल हैं, ये हैं, और इन सबके सिर्फ नाम लिख देंगे। ये मैंने आपको समझा दिया, लेकिन आप सिर्फ इनके नाम लिख देंगे, 5 स्टेजेस के जो भी इसके नाम है वो नाम आप इसमें लिख देंगे। उसके बाद आपका दूसरा सवाल है जहनी आमादगी या मसाइल हल। तो इसमें भी इसको भी आपको शॉर्ट लिखना होगा कि मसाइल हल के लिए जहनी आमादगी किसे कहते हैं। जहनी आमादगी किसी भी नए मसले में किसी शख्स का उसी तरीके पर रद्द अमल है जिसको उसने कब्ल किसी मसले को हल करने में इस्तेमाल किया हो। बस इतना, ये आपका आंसर पूरा हो जाएगा। ये आपकी बुक में भी है, ठीक है। आपकी बुक में जहां क्रिएटिव थिंकिंग के लिए लिखा हुआ है उससे पहले वाले पेज पे ये वाला आंसर आपको मिल जाएगा आपको, ठीक है। इस तरह की वहां पे हेडिंग भी है। तो क्या होता है, मसाइल का हल और जहनी आमादगी क्या चीज होती है। मान लीजिए आपको मैथ्स आती है और आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपने 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अब आपको नया क्वेश्चन दिया गया तो आप उसको सॉल्व करने के लिए वही आपका जहन आमादा हो जाएगा और आपको पता है कि पहले आपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में कौन सा तरीका अपनाया था और उसी तरीके को आप इस बार भी अपनाएंगे, ठीक है। इसी को कहते हैं जहनी आमादगी, जो हम किसी नए मसले में पुराने तरीके को अपनाते हैं, ठीक है। समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, ये ज्यादा आसान है, बल्कि उसके मुकाबले में ये ज्यादा आसान है। क्या आपको लगता है कि नमू और नशोनुमा मुख्तलिफ इस्तिलाहात हैं? तो यस, हमें ऐसा लगता है, क्योंकि नशोनुमा अभी आपने ये लेसन नहीं पढ़ा, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। नमू होती है ग्रोथ, ग्रोथ होता है जिसके अंदर हमारा साइज बढ़ रहा हो। ग्रोथ, एक बच्चा छोटे से बड़ा हो जाता है, यानी कि उसकी हाइट बढ़ जाती है, ये होती है ग्रोथ। और नशोनुमा, जिसको हम इंग्लिश में डेवलपमेंट कहते हैं, ये एक अलग इस्तिलाह है। इसका मतलब है हमारी स्किल्स में बेहतरी आना, हमारी महारतों में बेहतरी आना, हमारी सोच थिंकिंग का बढ़ जाना, हम जो हाथ पैरों से अमल कर पा रहे हैं इसका बेहतर हो जाना, हमारे जज्बात में
बेहतरी आ जाना, हमारे सोशली हम दूसरों से घुल मिल पा रहे हैं। एक छोटा बच्चा 2 साल का है जो वो उतनी अच्छी जल्दी दोस्ती नहीं कर सकता किसी से जितना 10 साल का बच्चा कर सकता है। तो ये स्किल्स में बेहतरी जो आती है उसको कहते हैं नशोनुमा। अब इसमें लिखा है नशोनुमा की खुसूसियात का जिक्र कीजिए। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, इसकी एक सॉल्ट आंसर है, इसमें से दिखा देती हूँ मैं आपको। तरक्की या उसको नशोनुमा भी कहते हैं। नशोनुमा की खुसूसियात क्या है? नशोनुमा मुसलसल अमल है, सारी जिंदगी इंसान की नशोनुमा होती रहती है, उसके अंदर बेहतरी आती रहती है। ठीक है, उम्र के मुख्तलिफ मराहिल में मुख्तलिफ किस्म की नशोनुमा होती है। ठीक है, एक दूसरी खुसूसियत ये हो गई। तीसरी, जिस्मानी, जज्बाती और समाजी पहलू भी शामिल हैं। नशोनुमा जिस्मानी भी होती है, नशोनुमा जज्बाती भी होती है और नशोनुमा समाजी तौर पर भी होती है। इसमें तीनों पहलू शामिल हैं। आप चाहें तो सेम एज इट इज यही वाले तीनों पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? अगर आपको लग रहा है कि अभी आप फौरन नहीं लिख पा रहे तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा और फिर लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ज़हन और जिस्म के दरमियान ताल्लुक पर अफकार साझा कीजिए और सेहतमंद, अच्छा ये वाला क्वेश्चन भी आपका 40 से 60 अल्फाज का है। और सेहतमंद जहन और जिस्म का ताल्लुक बनाए रखने के लिए 3 आसान हिकमत अमलियां बताइए। अब ये कि इसको इंग्लिश में एक बार पढ़ना पड़ेगा। शेयर थॉट्स ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द माइंड एंड द बॉडी and propose 3 simple strategies for maintaining a healthy mind body connection। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि जहन और जिस्म की नशोनुमा में क्या ताल्लुक है, क्या इसमें कोई ताल्लुक है या नहीं है, आप इसके बारे में बताइए। तो यस, आप जब योगा वाले लेसन पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा इसके अंदर कि जिस्म और जहन, हमारा जो दिमाग है और हमारा जो जिस्म है, इन दोनों में काफी गहरा ताल्लुक है इसकी सेहत के एतबार से। अगर आपका दिमाग ज्यादा अच्छा होगा तो आपकी बॉडी अच्छी बनेगी और आपका जिस्म बेहतर होगा तो उसमें एक सेहतमंद दिमाग रहेगा। उसमें एक मिसाल है अंग्रेजी की, अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। आप तंदुरुस्त होंगे तो आपका जहन भी तंदुरुस्त होगा और आपका जहन तंदुरुस्त होगा तो आपकी पूरी पर्सनालिटी जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट उसके ऊपर पड़ेगा, यानी कि मुस्बत असरात उसके ऊपर आएंगे। ठीक है, इसका भी आंसर देख लेते हैं हम यहाँ से। जहन और जिस्म एक दूसरे पर असरअंदाज होते हैं। सेहतमंद जिस्म दिमाग की कारकर्दगी को बेहतर बनाता है जबकि मुस्बित जहन जिस्मानी सेहत को बेहतर करता है। ठीक है, सिंपल सा इसका छोटा सा आंसर है। इसके बाद अब इसकी हिकमत अमली क्या है, अपने दिमाग को और जिस्म को हम बेहतर कैसे बनाए रखें। तो ये है कि हम रोजाना वर्जिश करें, मुस्बित सोच को अपनाएं, यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, हमारी अच्छी सोच होनी चाहिए और नींद का सही मामूल अपनाएं, हम अपनी नींद को ठीक करें। इसके अलावा अगर आप और लिखते हैं, हम 3 लिखी, अगर ज्यादा पूछी जाती तो आप ये भी लिख सकते थे कि अपने खाने पीने की टाइमिंग को ठीक करें, है ना, अपना डाइट प्लान ठीक लें, आपका खाने का जो मामूल है वो सही होना चाहिए। समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन? आपको समझ में आया, यस और नो? ओके, गुड। अब आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है, करियर का इंतखाब करते वक्त अमल में लाए जाने वाले इक़दामात कौन से हैं? इसके अलावा कुछ आम सुतूर हिकायतों का जिक्र कीजिए जिनसे मुतालिक बेसिकली इसके क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि करियर का इंतखाब करने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, कौन कौन से इक़दामात लेने चाहिए और करियर का इंतखाब करने के लिए गलत फहमियां कौन कौन सी हैं वो बताइए। ये लेसन नंबर 21 में आपको मिलेगा। इसका आंसर मैं आपको पिछले साल, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन आया था, वहां से दिखा देती हूँ। आप चाहें तो एज इट इज आंसर लिख सकते हैं, ये आपको बुक में मिल जाएगा। देखिए, किसी अच्छे करियर को मुंतखब करने के लिए इक़दामात मुंदरजा झैल हैं। ये कदम आपको उठाने होंगे। अपना तज्जिया करना, सबसे पहले हम अपने बारे में सोचें कि हम किस तरह का काम करना चाहते हैं। मुख्तलिफ पेशों की फहरिस्त बनाइए।
वो सारे पेशे आप चुनिए जिनको आपको लगता है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, उन सबकी एक लिस्ट बना लीजिए। अपने पेशों वाली फहरिस्त को मजीद मुख्तसर कीजिए। अब आपके जो, मान लीजिए आपने लिस्ट बनाई, आपने 5-6 पेशे उसके अंदर या 10 पेशे लिख लिए कि आप ये करियर जा सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर आप उसको छोटा करें, मतलब उसमें ये देखें कि कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं आपको। ठीक है, मान लीजिए 10 की लिस्ट बनाई थी, आपने उसको छोटा करके 4 या 3 फाइनल कर लिए। अपने मकासद को मुतय्यन कीजिए कि आप जो जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका मकसद क्या है, एम क्या है, मोटो क्या है, क्या करना चाह रहे हैं आप। ठीक है, और उसके लिहाज से आप उस फहरिस्त को और मुख्तसर करते हुए अपना अप्लाई करना शुरू कीजिए कि कौन से में आप कर सकते हैं। और फिर अपना एक्शन प्लान बनाइए कि अब आपको फाइनली, आपने ये दिमाग तो अपना तैयार कर लिया, अब आपको करना क्या है, ये एक्शन प्लान करिए। इसके बाद ये है कि करियर को चूज करने के लिए बहुत सी गलत फहमियां आम फैल गई हैं। वो गलत फहमियां क्या क्या हो सकती हैं? तो गलत फहमी हो सकती है कि करियर काउंसलर हमें ये बता देगा कि हम कौन सा पेशा इख्तियार करें। देखिए, करियर काउंसलर वो होता है, जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा कि हम कौन सा करियर चूज करें, तो आप काउंसलर के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि मुझे बताइए कि मैं कौन सा करियर चूज करूं। तो वो आपको कुछ मिसालें दे सकता है कि आप ये कर लें, ये कर लें, वो कर लें, या उससे निकलवाता है, लेकिन वो आपको कभी नहीं बताएगा, बताएंगे आप ही। तो गलत फहमी है कि करियर काउंसलर एग्जैक्टली आपको बता देगा कि आप कौन सा पेशा इख्तियार करें। ये एक गलत फहमी है, बताना आपको खुद ही होगा, वो सिर्फ आपकी मदद करेगा। सेकंड, मैं अपने मशगले से रोजी रोटी नहीं कमा सकता। ये भी एक गलत फहमी है कि आप किसी एक पेशे को इतना हकीर समझ लें कि आप सोचें कि इससे कोई कमाई नहीं हो सकती। ठीक है। तीसरा ये कि एक बार किसी पेशे को इख्तियार करने के बाद ताउम्र उसी में रहना होगा। ऐसा जरूरी नहीं है। लोग अपनी वक्त के अलग अलग अरसे में अलग अलग नौकरियां कर लेते हैं, काम पेशा बदल लेते हैं। कोई शुरू में नौकरी कर रहा है, बाद में बिजनेस कर लेता है। कोई शुरू से बिजनेस कर रहा आ रहा होता है और बाद में नौकरी पेशा इख्तियार कर लेता है। उसके अलावा एक और है, अगर मैंने करियर में तब्दीली की तो उससे मेरी सलाहियतें बर्बाद हो जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक बार सलाहियतें हासिल हो गई तो वो किसी और काम के करने से बर्बाद नहीं होती, बल्कि आपको कुछ और नई सलाहियतें सीखने को मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। योग की मश्क पूरी जिंदगी, अब क्वेश्चन नंबर 4 है जिसका जवाब आपको 150 अल्फाज में करना है। योग की मश्क पूरी जिंदगी के मराहिल में तरक्की ज़ात में कैसे मददगार साबित होती है? मतलब हमारी लाइफ में योगा की क्या इंपॉर्टेंस है? मुताल्लिक मिसालों के साथ वाज़ेह करके बताइए कि योग की मश्क आपकी उम्र ग्रुप के लोगों को कैसे फायदा पहुंचा सकती है। एक तो क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन है इस्तिलाह जीवन विज्ञान, ये गलत लिखा है उर्दू में, आप इसको जीवन कर लीजिएगा। जीवन विज्ञान से आप क्या समझते हैं? जीवन विज्ञान किस तरह एक सेहतमंद समाज की तामीर में मदद करता है? ये क्वेश्चन आसान है, आप लोग ये वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा। इसका आंसर मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले कि जीवन विज्ञान क्या है। आपका ये क्वेश्चन 2 जगह बांटा गया है, तो आप इसको 2 जगह ही इसका आंसर करेंगे। छोटा सा एक आंसर अलग और बाकी का पूरा अलग। तो जीवन विज्ञान का मतलब क्या है? जीवन विज्ञान का मतलब है कि जिंदगी के उसूलों और इक़दार को समझना, उन पर अमल करना और फर्द की जिंदगी में अखलाकियात, अमन और बाहमी एहतराम का दर्स देना। देखिए, जीवन विज्ञान क्या है? जीवन यानी कि हमारी जिंदगी, और उसके बारे में विज्ञान क्या है कि हम अपनी लाइफ को बेस्ट कैसे गुजार सकते हैं। तो कैसे गुजार सकते हैं कि हम अपनी लाइफ के कुछ उसूल बनाएं, कुछ ऐसी वैल्यूज जो होती हैं, हमारी मजहबी वैल्यूज हो सकती हैं, हमारे घर की वैल्यूज हो सकती हैं, उनको अपनाएं, उनको अपने रूल्स में लेकर आएं। उसके बाद अपनी अखलाकियात, अमन और बाहमी एहतराम यानी कि एक दूसरे के एहतराम का दर्स, ये जो है जीवन विज्ञान हमें देता है। ये इसका मीनिंग हो गया। अब ये कि जीवन विज्ञान सेहतमंद माशरे की तामीर में कैसे मददगार होता है, तो वो ऐसे मददगार होता है कि इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं कि उससे इखलाकी उसूलों की तालीम हमें मिलती है। जीवन विज्ञान के जरिए से हमारे तनाज़ात का हल मिलता है और समाजी हम आहंगी पैदा होती है, यानी कि समाज में हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह पाते हैं। ठीक है, इसकी कुछ डिटेल्स आप लिख सकते हैं। डायरेक्ट आप क्वेश्चन का जो आंसर है बुक में से भी देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका आंसर आपको मिल जाएगा लेसन नंबर 27 में। ठीक है, 27। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको इसमें से दिखा देती हूँ।
क्वेश्चन नंबर 5 जो है, देखिए इसके अंदर भी 2 दिए हैं, लेकिन हाँ इसके अंदर 2 दिए गए हैं। गुर्बत के कुछ नफ्सियाती असरात का जिक्र कीजिए। नफ्सियाती मुदाखलत के उन उमूर से निपटने में कैसे मदद करती है। एक तो ये हो गया, दूसरा है पतंजलि के मुताबिक योगा के 8 मराहिल का मुजाहरा कीजिए और खुद योगा करते हुए अपनी तस्वीर खींचिए और उसमें चिपकाइए। तो ये मैं नहीं कहूंगी कि आप करें, आप अगर करना चाहते हैं ये वाला क्वेश्चन तो ऐसा कर सकते हैं कि योगा के 8 मराहिल के नाम लिखें और नेट पे से पिक्चर डाउनलोड करके या तो वो चिपका दें या फिर ये क्वेश्चन आप छोड़ दें। लेकिन अगर आप ये क्वेश्चन करते हैं तो उसका यहाँ आंसर देख लेते हैं हम। देखिए पतंजलि एक महागुरु गुजरे हैं इनके हिंदुओं के, और उन्होंने कुछ 8 स्टेप्स बताए थे, योगा के 8 मराहिल बताए थे, जिसमें था एक था यम नहीं है, ये याम है, ठीक है, याम है, दूसरा है नियाम, आसन, प्राणायाम, प्रतिहार, धारणा, ध्यान, समाधि। याम इखलाकी उसूलों यानी कि सच्चाई, अदम तशद्दुद यानी कि झगड़ा ना करना। दूसरा है नियाम, खुद को डिसिप्लिन में रखना, सफाई वगैरह रखना अपने आसपास और अपनी खुद की सफाई रखना। आसन, आसन के अंदर वो तमाम एक्सरसाइजेस वगैरह आ जाती हैं जो आसन वो लोग करते हैं, आपने देखा होगा योगा गुरु वगैरह आसन करते हैं। प्राणायाम सांस की मशकें हैं, एक नाक से सांस लेना, दोनों साइड से सांस लेना, हल्के हल्के सांस लेना, तेज तेज, इसके अलग अलग स्टेप्स हैं, तरीके हैं, वो होता है। प्रतिहार, हवास पर काबू पाना, किसी एक, इसमें क्या होता है, किसी एक चीज की तरफ तवज्जो रख के और खुद को खुदा से जोड़ने की कोशिश की जाती है। धारणा, जहन को एक नुक्ते पर मरकूज करना, मान लीजिए किसी ने मोमबत्ती जला ली और मोमबत्ती को एक टक देख रहे हैं और अपना ध्यान पूरा उस पर कर लिया है, तो इससे फोकस करने में आसानी होती है। गहरे मुराकबे की मशक करना, यानी कि पूरी तरह से ध्यान लगाना और खुदा में खो जाना। इसके बाद समाधि, रूहानी सुकून और मुकम्मल हम आहंगी का हुसूल करना, यानी कि रूहानी सुकून यानी कि खुद को अंदर से सुकून महसूस करना अपने अंदर। तो इस तरह की कुछ इसमें तस्वीरें हैं, आप चाहें तो इस तरह की तस्वीरें, मान लीजिए आप पेज पे बना रहे हैं, मान लीजिए आप इस वाले पेज पे बना रहे हैं, इस वाले पेज पे आपने आंसर लिखा है, तो इसके सामने ही 8 अलग अलग जो है पिक्चर्स आप पेस्ट कर दीजिएगा और इसके नीचे उसके नाम भी लिख दीजिएगा कि ये कौन सा आसन है, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन में देखिए मैं समझा नहीं सकती आपको खुद ही करना होगा ये, या तो आपको ये वाला मिल जाएगा, इस तरह से आप खुद बनाएंगे। इसके अंदर आपका प्रोजेक्ट वर्क है, आपको ये करना है कि एक मौजूद रहनुमा का इंतखाब कीजिए, किसी एक रहनुमा का इंतखाब करिए, यानी कि बेसिकली कोई लीडर चुनिए, ठीक है, जिससे आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हों और उनके तर्ज क़यादत यानी कि उनका जो लीडरशिप स्टाइल है वो किस तरह की लीडरशिप करते हैं उसके ऊपर एक केस स्टडी बनानी है। केस स्टडी मैंने आपको बताया था कि केस स्टडी के अंदर बहुत ही इन डेप्थ स्टडी करनी होती है उसके हर पहलू से, ठीक है। मखसूस औसाफ हिकमत अमलियों कामों को नुमाया कीजिए कि वो कौन कौन सी उनके अंदर सिफत हैं, कौन कौन सी अच्छाई हैं, क्या क्या है उनकी खूबियां और कौन कौन से काम वो करते हैं जो उनके असर अंगेजी में मुआवनत करते हैं। जदीद कायद की अजीज क़यादत का तज्जिया कीजिए और उनकी तंजीम या कमेटी पर उनके क़यादत के असरात का तयन कीजिए। देखिए ये काफ़ी ट्रिकी सा क्वेश्चन है, थोड़ा आपको इसको समझना पड़ेगा। इसका आंसर का एक मिसाल यहाँ पर लिखी हुई है, जैसे इन्होंने चुना है यहाँ पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कि ये इनको लगता है कि आइडियल थे, तो इस तरह से इनका आंसर बनाया गया कि पहले तो सबसे पहले उनका तारुफ बता दिया, तारुफ के अंदर उनकी खूबियां भी आ गई, उनके अंदर क्या क्या क़यादती पहलू थे वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई और बेसिकली वो कौन थे उनका इंट्रोडक्शन आ गया, ठीक है। दुनिया भर में ये रहनुमा क्यों चुनेगा और इनकी रहनुमाई कैसी थी, फिर इनका क़यादती अंदाज कैसा था, ये एक लीडर तो थे लेकिन लीडरशिप कैसी थी इनकी। तो जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है पहला पॉइंट, सादगी और आजिज़ी, बहुत ही सादा थे और तकब्बुर इनके अंदर नहीं था। दूसरों को अंदर हौसला अफजाई पैदा करते थे, दूसरों को हमेशा हौसला अफजाई करते थे। आपने देखा एजुकेशन के लिए ज़्यादा हमेशा हर किसी को मोटिवेट करते थे और उसके लिए ज़्यादा उसकी हौसला अफजाई किया करते थे। इसके बाद अमली क़यादत, अमली तौर पर वो क्या करते थे, तो अमली तौर पर वो ये करते थे कि हमेशा अपने अमल से खुद करके दूसरों को मिसाल देते थे कि इस तरह आप दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं। वो जिंदा अब तो मर गए लेकिन वो
अगर हम किसी को देखें कि कोई तरक्की करना चाहे तो उनकी मिसाल हम बहुत आसानी से ले सकते हैं। एक बहुत ही गरीब घर में, यानी कि एक मछुआरे के यहाँ पर पैदा हुए थे और उसके बाद उन्होंने इतनी तरक्की की कि वो एक साइंटिस्ट बन गए और पूरी दुनिया पर उन्होंने छाप छोड़ी और हिंदुस्तान के वो राष्ट्रपति भी बने। तो कोई कितने भी नीचे लेवल का हो, वो अगर वो चाहे और वो मोटिवेशन उसका ना टूटे, ना खत्म हो, तो वो कुछ भी कर सकता है लाइफ में। ठीक है, नेक्स्ट, हिकमत अमली क्या क्या थी उनकी? तो वो टीम वर्क को फरोग देते थे, यानी कि वो अकेले काम नहीं करते थे बल्कि चाहते थे कि सब लोग मिलकर काम करें, पूरे मुल्क के लोग मिलकर काम करें। तालीम पर जोर दिया उन्होंने हमेशा, ये टीम वर्क के अंदर ही आ रहा है कि तालीम के ऊपर जोर दिया, और दूसरे मसाइल के तख्लीकी हल ढूंढे, यानी कि क्रिएटिविटी को भी इन्होंने काफी प्रमोट किया था कि लोगों के अंदर तख्लीकियत होनी चाहिए, कुछ नया बनाने का जज्बा होना चाहिए, उनके अंदर सोच होनी चाहिए। इसके बाद उनका असर क्या लोगों पर पड़ा? उनका असर ये पड़ा कि हम आज देखते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में आजकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है उसकी तरफ पहले इतनी तवज्जो नहीं थी जितनी तवज्जो अब दी जाने लगी है। खास तौर से जो एरोस्पेस साइंस होती है, पहले उसकी तरफ उतना हिंदुस्तान आगे नहीं था। ये इन्हीं की कोशिशें थी, जिसके बाद इस तरह की कोशिशें की जाने लगी और हमारी एजुकेशन पे भी ज्यादा फोकस किया जाने लगा। ठीक है, इसके बाद इसका नतीजा क्या निकलता है? इनका अंदाज एक मिसाली रहनुमा का अंदाज माना जाता है। सब लोग उस सादगी के साथ इतने अजीम मकासद को अचीव करने की कोशिश करते हैं, और नहीं करते तो कम से कम मिसालें उनकी आज तक कायम है, और मिसालें सिर्फ उसी इंसान की कायम हो पाती हैं जो दिल से, लगन से कोई काम करता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये हो गया, और इसका दूसरा क्वेश्चन है 6 का, यानी कि बे। आप ए भी कर सकते हैं और बी भी कर सकते हैं, इनमें से कोई एक कर सकते हैं आप। इसमें है कि मुख्तलिफ उम्र के लोगों से पूछें कि उन्हें क्या चीज उन्हें खुशी देती है, और उनके जवाबात को आपस में वो करिए, क्या नाम, मवाजना कीजिए। देखिए ये थोड़ा सा नशोनुमा वाले चैप्टर से थोड़ा सा इंस्पायर होकर लिया गया है, क्योंकि हर उम्र में खुशी देने वाली चीज मुख्तलिफ होती है। बचपन में बच्चे को टॉफी भी खुशी दे देती है, लेकिन अगर वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसको दूसरी चीजें खुशी देने लगती हैं। नौजवानों को की खुशी किसी चीज और चीज में होती है, और आप अपने अम्मी अब्बू को देखेंगे तो उनकी खुशी एक अलग ही चीज में होती है। आमतौर पर अम्मी अब्बुओं को खुशी मिलती है अपने बच्चों को कामयाब देखने में, है ना। और जो लोग बुजुर्ग हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, उनको खुशी देती है कि उन्होंने अपनी लाइफ में कितना क्या अचीव किया, वो उनको खुशी देती है। तो आपको यहाँ ये प्रोजेक्ट वर्क मिला है कि आप अलग अलग ग्रुप्स बनाएं, छोटे बच्चों से कुछ इंटरव्यू लें और उनको अपने पास लिखें कि क्या चीज उनको खुशी दे रही है। उसके बाद आप उससे थोड़े बड़े जो बच्चे हैं, जैसे कि लड़कपन में हैं, उनका एक ग्रुप बनाएं और उनसे 4-5 बच्चों से इंटरव्यू लें और उनसे पूछें कि उन्हें क्या खुशी देता है, और उसकी एक लिस्ट बना के इस तरह से लिखें। और फिर आप उसके बाद नौजवान लोगों की एक लिस्ट बनाएं, अपनी उम्र वालों को बना सकते हैं, आप अपने एक दूसरे से पूछ सकते हैं। इसके बाद अपने अम्मी अब्बू से पूछ सकते हैं, और एक और ग्रुप हो सकता है कि जो बहुत बूढ़े लोग होते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। तो ऐसे 5-6 ग्रुप बनाने हैं, उन सबसे इंटरव्यू लेना है और सिर्फ ये पता लगाना है कि कौन सी चीज उन्हें खुशी देती है लाइफ में। ठीक है, आ गया समझ में? लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये पूरा अपनी तरफ से करना है आपको, बुक में से इसमें से हेल्प नहीं मिलेगी जरा भी। इससे पहले के जितने क्वेश्चंस हैं वो आप बुक में से सॉल्व कर सकते हैं। एनी डाउट? कोई क्वेश्चन है? यस, फातिमा तो जहरा। Yes, ma'am. जी बेटा बताइए क्या क्वेश्चन है? वो क्वेश्चन छेड़ा, वो समझ में आया। कौन सा वाला, ए या बी? बी में। बी तो समझाया है अभी मैंने आपको। आपको क्या करना है, हर उम्र के, जैसे कहना चाहिए उनको, क्या कहते हैं उनको, लेसन नंबर 9 खोलेंगे तो आपको उम्र के मराहिल मिल जाएंगे आपको उसमें। ठीक है, कि किस किस उम्र से आप ले सकते हैं। जैसे आप ले सकते हैं इब्तदाई बचपन, उसके बाद आप ले सकते हैं दरमियानी बचपन, उसके बाद आप ये पहला है, ये दूसरा है,
तीसरा यहाँ हो सकता है नौजवानी, चौथा यहाँ हो सकता है बलूगत, और पांचवा हो सकता है बुढ़ापा। आपने ये 5 ग्रुप बना लिए। इस ग्रुप में से इब्तदाई बचपन के जो बच्चे होते हैं वो आमतौर पे 2 से 6 साल के बच्चे होते हैं, ठीक है। उस उम्र के बच्चों को आप लीजिए और उनसे पूछिए कि आपको कौन सी चीज खुशी देती है। एक एक करके आप अलग अलग से इंटरव्यू लीजिए, और बच्चा मतलब 1 2 करके भी आप लिख सकते हैं, या बच्चे का नाम लेके भी लिख सकते हैं, और इस तरह से एक अपनी जाती एक लिस्ट बनाइए, ठीक है। और उसके बाद उनको क्या चीज खुशी दे रही है, किसी को टॉफी से खुशी मिल सकती है, किसी को ड्राइंग करके खुशी मिल सकती है ना, किसी को बाहर घूमने जाके खुशी मिल सकती है। तो कौन सी चीज उसे खुशी देती है उस बच्चे से पूछ के ये लिखें। किसी को तो यही खुशी मिल सकती है कि अम्मी की गोद में अच्छा लगता है ना। छोटे बच्चों को तो कुछ भी अच्छा लग जाता है। उसके बाद आपने ये वाला ग्रुप देख लिया। उसके बाद सेकंड ग्रुप आप दरमियानी बचपन, जो कि 6 से 11 साल तक के बच्चे होते हैं, उनसे देख सकते हैं आप। उनका एज ग्रुप लेंगे और ऐसे 5-6 बच्चे लेंगे और उनसे पता करेंगे कि आपको कौन सी चीज खुशी देती है, ठीक है। ये सेकंड एज ग्रुप हो गया और उसकी एक लिस्ट बना लेंगे। फिर थर्ड आप लेंगे नौजवान लोग, जो कि 12 से 19 साल के होते हैं। इस एज ग्रुप में से आप कुछ 4-5 लोगों का इंटरव्यू लेंगे और उनसे पूछेंगे कि कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा खुशी देती है, किस चीज से आप सबसे ज्यादा खुश हो जाते हैं, उसकी एक लिस्ट बनाएं। फिर जो बालिग लोग होते हैं, इसके अंदर जरा लंबा टाइम आ जाता है। अब आप इसको भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। नौबलुगत, जिसके अंदर आपके 20 से 40 साल तक के लोग आ जाएंगे। आप इस तरह की एक एज ग्रुप ले सकते हैं। और दूसरा ले सकते हैं देरपा बलूगत, जिसके अंदर 40 से 60 साल की उम्र तक के लोग आ जाएंगे। तो आप एक और ग्रुप हो जाएगा आपका इस तरह से। तो आप उनसे पूछें, इनसे अलग अलग पूछें, 4-5 इस तरह के लोग, 4-5 इस तरह के लोग। लेकिन ये काफी टाइम टेकिंग है, मुझे लगता है आप ज्यादा बेहतर है, सीखने को इसमें आपको काफी मिलेगा। लेकिन अगर आपको जल्दी करना है तो आप पहला वाला क्वेश्चन कर लें, और अगर आपको सीखने के लिए लंबा प्रोसेस करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। आप इनके 4-5 लोग लें और इनके भी 4-5 लोग लें और इनसे पूछें किस चीज से आपको खुशी मिलती है। फिर बुढ़ापे का एक ग्रुप लें और 4-5 बूढ़े लोगों के पास जाएं। बूढ़े लोगों में जरूरी नहीं है आप आंटीज के पास जाएं या अंकल्स के पास, किसी के पास जा सकते हैं। 5 औरतें ले सकते हैं, 5 मर्द ले सकते हैं, है ना, जो आपकी सहूलत में हो, आपके रिश्तेदार हो या पड़ोस में हो। ठीक है, क्लियर हो गया आपको असाइनमेंट पूरा। और भी कोई डाउट होता है तो नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हैं, लेकिन आपके पास कम टाइम है, आपको जल्दी से जल्दी इसको करना होगा। तो जितना आपको आ रहा है कम से कम उतना तो आप कर ही लें, है ना। और हर पेज पे पेज का नंबर जरूर डालिएगा, ठीक है। और हर क्वेश्चन अलग पेज से शुरू करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 एक पेज पे शुरू किया, चाहे आधे पेज में आ गया। अगर बहुत ही छोटा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, ये बहुत ज्यादा छोटे हैं, तो अगर आपके 1 या 2 पेज में आप तीनों कर लें तो ठीक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, जब भी जहां भी क्वेश्चन खत्म हो रहा है पहला, मान लीजिए चौथा क्वेश्चन कहीं भी खत्म हो गया, आधे पेज पे खत्म हो गया, तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 नए पेज से ही करिएगा, ठीक है। ये कुछ उसूल ज़ाब्ते होते हैं असाइनमेंट बनाने के। ओके, चलिए ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। नेक्स्ट क्लास में हम लेसन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, उसको एक बार रीड करके आइएगा आप लोग, ठीक है। ठीक है, चलिए, अस्सलाम वालेकुम।